हेलो फ्रेंड्स, हम आज 6 मई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करें। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, थर्ड कोविड वेव इनएविटेबल डेंट फोर्सी करंट फेरोसिटी। तो बेसिकली जो साइंटिफिक एडवाइज़र है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये बताया है कि थर्ड वेव आना इनएविटेबल है, और इससे पहले उन्होंने जो सेकंड कोविड वेव आई है उसके बारे में इतना वो फोरकास्ट नहीं कर पाए थे कि सेकंड वेव इतनी ज़्यादा फेरोशियस हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम न्यूज़ देख लेते हैं। द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर वेंसडे सेड अ थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 वॉज इनएविटेबल, क्योंकि जो वायरस है उसका सर्कुलेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, पर अभी उन्होंने इसका कुछ टाइम फ्रेम ही प्रेडिक्ट किया है कि ये कब आएगी। ठीक है, द PSA सेड द न्यू वेरिएंट नाउ अफेक्टिंग पीपल ऑफ फिटर had adopted a hit and run lifestyle and required a new approach। तो अब हमें, जैसे हम लॉकडाउन कर्फ्यू, इसके अलावा हमें कोई एक न्यू अप्रोच से डील करने की ज़रूरत है इस न्यू वायरस को। फेज 3 इज इनएविटेबल गिवन द हाई लेवल्स ऑफ सर्कुलेटिंग वायरस। तो बेसिकली सेम न्यूज़ आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट न्यूज़ क्या है। जो मराठा कोटा रिजर्वेशन था, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने उस रिजर्वेशन को क्वॉश कर दिया है, और उन्होंने इंद्रासानी जजमेंट को कोट किया जिसमें ये बोला गया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन लिमिट नहीं जा सकती। वो तभी जा सकती है तब कब कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो। ठीक है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ उन्हें सर्कमस्टांसेस पे देखने को नहीं मिले जहाँ पर रिजर्वेशन देना बहुत ज़रूरी हो। ठीक है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन सेक्शन में पूरी तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी कुछ हम व्यू पॉइंट ले लेते हैं कि क्या है। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे स्ट्रक डाउन द प्रोविजंस ऑफ ए महाराष्ट्र लॉ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू द मराठा कम्युनिटी, जिसमें बेसिकली ये बोला गया था जो 50% की सीलिंग उसको ब्रीच करता हुआ माना गया। जो 50% रूल है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कोट किया, जो 50% रूल है वो बेसिकली आर्टिकल 14 में इक्वालिटी भी मेंटेन रहे, और साथ ही साथ आर्टिकल 15 और 16 के फैसेट्स भी मेंटेन रहे। इसलिए तो टू चेंज द 50% लिमिट इज टू हैव अ सोसाइटी विच इज़ नॉट फाउंडेड ऑन इक्वालिटी बट बेस्ड ऑन कास्ट रूल। तो उनका बेसिकली ये कहना, अगर 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन बढ़ा दिया तो जो सोसाइटी इक्वालिटी की बेस पर होनी चाहिए वो इक्वालिटी की बेस पर ना होकर कास्ट रूल की बेसिस पर बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अभी हम लोन रिकास्ट वगैरह सब देखेंगे आगे। और हमें फॉरेन एड जो मिली उसके बारे में है कि जैसे फ्रेंच ने हमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिए हैं, US ने हमें ऐसे ऑक्सीमीटर्स दिए हैं। तो वो सारी न्यूज़ इसमें नॉट इम्पॉर्टेंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज। यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है दिल्ली में। बाकी देखना है कि क्या हो रहा है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर जो पहला आर्टिकल है, ग्रेट पावर मास सफरिंग। तो बेसिकली ऑथर ने इसमें जो एनालॉजी दी है वो ऑथर का व्यू पॉइंट है, उससे आप सेटिस्फाइड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो बस मैं आपको जो ऑथर का व्यू पॉइंट है वो एक बार बता देती हूँ। ठीक है, पहले ऑथर ने 3 बिग इवेंट्स बताए हैं जिसके कारण मास सफरिंग देखने को मिली है जब से मोदी रिजीम पावर में आई है। पहला, 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा लाइन में खड़ा रहना पड़ा था। मैनी कोलैप्सिंग आउट ऑफ शेयर एग्जॉशन, कुछ की जॉब्स चली गई। दूसरी बार जब लॉकडाउन हुआ 2020 का, जिसमें माइग्रेंट क्राइसिस इतनी बड़ी हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारी दिक्कतें हो गई। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट बढ़ गया कोविड वेव की वजह से। तो यहाँ पर बेसिकली ऑथर ने ये बोला, इट इज़ क्लियरली अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ए मोन्यूमेंटल गवर्नेंस फेलियर। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं वो गवर्नेंस फेलियर की वजह से हुई हैं। इट इज़ पार्टली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ वैक्सीन टू द वर्ल्ड। हम इस सिचुएशन में आए हैं और हमारे पास अभी वैक्सीन की भी कमी देखी जा रही है। वो बेसिकली इसीलिए कि हमने बहुत ज़्यादा वैक्सीन बाहर एक्सपोर्ट की हैं, जिसको हम इंडिया की पावर दिखा रहे थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हम खुद वैक्सीन शॉर्टेज में जी रहे हैं। and has partly resulted from a lack of preparation rooted in Delhi's hubris from India's conquest of the virus। ठीक है, the Modi regime can't accept governance failure। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो अपना गवर्नेंस फेलियर नहीं मान रही है, क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि सरकार वीक है और कोई भी अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करने से बहुत ज़्यादा डरता है। वन इज रिमाइंडेड ऑफ हाउ डोनाल्ड ट्रंप डेल्ट विद कोविड-19 लास्ट ईयर। तो इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल स्कॉलरशिप, द ऑब्सेशन विद स्टेट स्ट्रेंथ, national power and leader infallibility on one hand and insensitivity to the mass suffering on the other has been associated mostly with the big communist polities। तो ऑथर का कहना है ये जो चीज़ हम देखने को हमें देखी जा रही है कि लीडर की इनफैलिबिलिटी है, वो अपनी वीकनेस नहीं मान रहा है, कि बेसिकली कम्युनिस्ट पॉलिटीज़ में होता है, ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं देखने को मिलता है। फिर ऑथर ने वाइडली डिस्कस्ड केस बताया माओ जेडोंग और चाइना का। बेसिकली वहाँ पे ऑथर ने 2 ऐसे इवेंट्स गिनवाए, पहला ग्रेट लीप फॉरवर्ड और दूसरा कल्चरल रिवॉल्यूशन। जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड था वो क्या हुआ था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड में बेसिकली माओ जेडोंग ये चाहते थे कि हमें वेस्ट से कॉम्पीट करना है, वेस्ट को कैच करना है 10 सालों में। ठीक है, तो इन द लेट 1950s माओ वांटेड टू बिल्ड अ स्टील मिल इन एवरी कम्यून। तो वो चाहते थे कि स्टील मिल हर कम्यून में होनी चाहिए, क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि स्टील ही करेंसी इकोनॉमिक पावर की। ठीक है, तो इसके चलते स्टील को प्रोड्यूस करने के चलते फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई थी, और उस फूड प्रोडक्शन के ड्रॉप होने के चलते फेमाइन में लगभग 40 मिलियन पीपल किल्ड हो गए थे 3 सालों में।
ठीक है। तो स्कॉलर्स ने बोला है कि मैन मेड डिजास्टर था इन हिस्ट्री, ठीक है। तो फेमाइन कैसे हो गई थी स्टील को प्रोड्यूस करने की वजह से। फिर ऑथर ने दूसरा बताया कि कैसे कल्चरल रिवॉल्यूशन इनॉग्रेट किया गया था। तो आर्ग्यूमेंट नाउ वाज दैट अ न्यू मैन हैड टू बी क्रिएटेड इन चाइना, और वो अनसेल्फिश होना चाहिए, जो कि लार्जर कॉज ऑफ चाइनीज नेशन के लिए अपना सब कुछ दे दे, ठीक है। बिल्कुल सेल्फलेस होना चाहिए, सिर्फ अपने नेशन के लिए सब कुछ करने वाला होना चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से जिन्होंने इस चीज़ को रेजिस्ट किया, ठीक है, तो उन्हें अपनी लाइफ गंवानी पड़ गई। तो इन शॉर्ट ऑथर ने इन सब से ये कंक्लूड किया है कि अगर नेशनल रिकंस्ट्रक्शन होता है तो वो बिना वायलेंस और सफरिंग का कभी हो ही नहीं पाया। जैसे हमने दो देखे, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रिवॉल्यूशन, इसमें भी मास सफरिंग कितनी ज़्यादा थी। तो ऑथर ने ये बोला जैसे मोदी माइट वांट अ पावरफुल इंडिया एंड अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बट ही इज़ नो माओ, क्योंकि जो माओ थे वो कम्युनिस्ट चाइना में रहते थे, वहाँ पे लोगों के पास इतने राइट्स नहीं, ऑथोरिटेटिव गवर्नमेंट है। तो लेफ्ट विंग एंड राइट विंग रूलर्स टेंड टू हैव वन की डिफरेंस। जो राइट विंग है वो प्रिविलेज सोशल डार्विनिज्म पे चलते हैं, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग ओवर द वीक को सेलिब्रेट करते हैं। जो लेफ्ट विंग है, डिक्टेटर्स यूज वायलेंस टू सर्व द पुअर, ठीक है। लेकिन दोनों में एक ही कॉमन चीज़ है कि दोनों इनडिफरेंट होते हैं टू द मास सफरिंग। तो एनालॉजी आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं लैंड अ हैंड। तो बेसिकली आरबीआई ने कुछ मेजर्स लिए, अकोमोडेटिव इंस्टांस लिए हैं इकॉनमी को हेल्प करने के लिए, जो कि कोविड-19 की सेकंड वेव से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। तो पहली बात यह है, सेंट्रल बैंक ने प्रोवाइड की है ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो, जिससे बैंक्स लगभग 50,000 करोड़ रेपो रेट पर बोरो कर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। तो ये पैसे कहाँ जाएंगे? वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को दिए जाएंगे, सप्लायर्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस को दिए जाएंगे, ऑक्सीजन एंड वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल्स, इन सब की तरफ जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो भी लोन दिया जाएगा उसे पीएसएल की कैटेगरी में रखा जाएगा। पीएसएल आपको पता होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जो कि 40% बैंक्स को देना पड़ता है, जैसे वीका सेक्शंस और एमएसएमई, इन सबको देने के लिए। अब इसमें अगर इन सबको भी देंगे तो उसे भी पीएसएल में काउंट कर लिया जाएगा। इसके अलावा द आरबीआई इज इंसेंटिवाइजिंग बैंक्स टू रैंप अप सपोर्ट टू द सेक्टर ड्यूरिंग दिस ट्रबल टाइम्स। इसके अलावा स्मॉल बिजनेसेस और रिटेल बॉलोअर्स को भी इंसेंटिवाइज किया जा रहा है थ्रू द 2 चैनल्स। पहला ये है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को ऑप्शन दिया गया है कि वो बोरो कर सकते हैं 10,000 करोड़ रेपो रेट पे, फिर वो लगभग 10 लाख पर बोरोवर लैंड कर सकते हैं। और दूसरा, बैंक्स को बोला गया है टू क्लासीफाई लैंडिंग टू माइक्रो फाइनेंसेस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो पीएसएल वाली बात मैंने आपको बता दी। कंसिडरिंग दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ स्ट्रेस कैश फ्लोज ऑफ बिजनेसेस आर लाइकली टू कम अंडर प्रेशर, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी लिम्प कर रही है। आरबीआई हैज आल्सो अनाउंस्ड दैट अ रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर स्मॉल बिजनेसेस, एमएसएमई एंड इंडिविजुअल्स to allow them to restructure their obligations. However, this scheme has been extended to those who had not availed of the earlier restructuring scheme. इसके अलावा जिनके पहले लोन रिस्ट्रक्चर नहीं हुआ था वो इस बार अपने करा सकते हैं। आरबीआई ने ये भी बोला है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, वो मतलब ज़्यादा सिक्योरिटी लेंगे, इससे क्या होगा, इससे यील्ड में भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा, और लगभग स्टेट कमिटमेंट जो है 1 लाख करोड़ का। इसके अलावा जो स्टेट की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, मतलब वो कितना बोरो कर सकते हैं आरबीआई से। बेसिकली जो आरबीआई से बोरो करते हैं स्टेट वेज और मीन्स एडवांसेस में, और जो फिस्कल डेफिसिट में भी नहीं काउंट किया जाता है। तो वैसे ही कुछ करने की बात है कि उसकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बढ़ा दी जाएगी। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी हम मराठा वाला पढ़ेंगे, रीडिंग मराठा कोड ऑफ कंडक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे ऑथर ने बोला है जो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया महाराष्ट्र लॉ, जो कि रिजर्वेशन देता है मराठा कम्युनिटी को इन एडमिशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स इन द स्टेट, ठीक है। पहला इशू क्या है, जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें बेसिकली ये बोला गया था कि जो रिजर्वेशन है 50% से ऊपर नहीं जा सकता। फर्स्ट इट सेड दैट द क्राइटेरिया फॉर अ ग्रुप टू क्वालिफाई फॉर रिजर्वेशन इज सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, ठीक है। सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस के चलते ही उसे सबसे पहली बार बैकवर्ड क्लास में डाला जाएगा। उसके अलावा 50% लिमिट होगी टू द वर्टिकल कोटा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। फिर अब मराठा देखा गया कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं या नहीं है, जिसमें 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है द मराठाज आर डोमिनेंट फॉरवर्ड क्लास एंड आर इन द मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल लाइफ, ठीक है। तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा वीक हैं और बैकवर्ड है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस वाले भी उस पर पायदान पे वो सही नहीं उतर पाया। तीसरी बात हम ये देखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 102 अमेंडमेंट था, जिसमें नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। तो आप याद रख सकते हैं 102 अमेंडमेंट, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। तो इस अमेंडमेंट में ये बोला गया था कि सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही पावर है, वो बैकवर्ड क्लासेस को नोटिफाई कर सकता है। तो सेवरल स्टेट ने इस क्वेश्चंस भी रेज किया था कि इससे उनकी पावर को छीना जा रहा है, उनकी पावर को कर्टेल किया जा रहा है। तो बेंच ने यूनानिमसली अपहेल्ड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी 102 अमेंडमेंट की, और ये बोला गया था कि तो फिर इसके बाद सॉलिसिटर जनरल का बेसिकली ये कहना है कि जो सेंट्रल एजुकेशन में जॉब्स होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब्स होगी, उसके लिए जो
कैटेगरी होंगी बैकवर्ड क्लास में वो सेंटर आइडेंटिफाई करेगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को जो अपनी जॉब्स देनी है उसके लिए स्टेट आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। तो ये क्लैरिफाई किया गया था। ही आर्ग्यूड दैट इट इज इनकंसीवेबल दैट नो स्टेट शैल हैव द पावर टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लास एंड एक्सप्लेन दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव देयर सेपरेट लिस्ट ऑफ एसईबीज, ठीक है। तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए स्टेट गवर्नमेंट की अपनी लिस्ट हो सकती है कि वो अपने रिजर्वेशन किसको देना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन में, और पार्लियामेंट सिर्फ वही सेंट्रल लिस्ट ऑफ एसईबीज निकालेगी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब्स मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अलग लिस्ट निकाल सकता है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी अलग लिस्ट निकाल सकता है। However, the Supreme Court held that the final say in regard to inclusion or exclusion, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि फाइनल लिस्ट जो बनेगी पहले प्रेसिडेंट एक बार बना देगा लिस्ट, उसके बाद से कुछ इंक्लूड या एक्सक्लूड करना होगा तो वो पार्लियामेंट करेगी। इन द टास्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसईबीज द प्रेसिडेंट शेल बी गाइडेड बाय द कमीशन सेट अप अंडर आर्टिकल 338B, ठीक है। तो आर्टिकल 338B में जो कमीशन बनाई गई है वही प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में आपको किसको इंक्लूड करना है, ठीक है। और इसके अलावा स्टेट को भी अपनी सारी एडवाइस देंगे रिगार्ड टू बी पॉलिसीज जो कि फ्रेम की गई है। तो अभी हमें इससे क्या पता चलता है, जो 102 अमेंडमेंट है उसमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास अगर सेंट्रल लिस्ट में तो प्रेसिडेंट बताएगा, और अगर स्टेट लिस्ट में तो स्टेट गवर्नमेंट बता सकती है कि किसको स्टेट गवर्नमेंट को जॉब देनी है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि प्रेसिडेंट के पास ही फाइनल पावर रहेगी, उसके बाद कुछ इंक्लूड और एक्सक्लूड करना होगा तो वो पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।